नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार अकेडमी टीपला यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरणजीत तोमर। मित्रों, राजस्थान के इतिहास को लेकर चल रहे हैं और राजस्थान के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं मेवाड़ रियासत के कुछ अन्य शासक, और आज के हमारे शासक कुछ हैं और शुरुआत करते हैं। शासक हैं अल्लट या आलू रावल। चलिए मित्रों, तो मेवाड़ रियासत हमारी चल रही है और मेवाड़ रियासत के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि मेवाड़ रियासत जो है सबसे प्राचीन रियासत है। राजस्थान की कुल 19 रियासतें थी, उन 19 रियासतों में सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत का समय देखा जाए तो 566 ईस्वी इसका समय है। 566 ईस्वी सबसे प्राचीन रियासत है। अगर देखा जाए इस रियासत पर किस वंश ने शासन किया है तो वो वंश था गोहिल वंश। और गोहिल वंश का नाम गोहिल वंश क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर राजा गोहिल या गुहादित्य ने शासन किया। राजा गुहादित्य, जिसका नाम गोहिल या गुहादित्य क्यों पड़ा? क्योंकि मैंने आपको कथा के माध्यम से बताया कि इसका जन्म जो है वो एक गुफा के अंदर हुआ था, इस कारण इसका नाम गोहिल या गुहादित्य पड़ा। इसके बाद में शासक आए, कई शासक मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे बताए थे। उसके बाद में जो शासक आए, सलादित्य आए, सलादित्य के बाद बप्पा रावल आए। बप्पा रावल क्रॉस करते हुए अब हम पहुंचे अल्लट या आलू रावल। तो मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है अल्लट या आलू रावल। बात करते हैं, ये वो शासक हैं जो इतिहास में अपने कई उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। तो देखते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में। तो देखिए, राजा अल्लट या आलू रावल, इन्हीं को ही क्या बोलते हैं? आलू रावल। क्यों? क्योंकि आलू रावल की इन्हें क्या थी? उपाधि। आलू रावल की इनको उपाधि दी गई थी, इसलिए इनको आलू रावल कहते हैं। नाम क्या था इनका? अल्लट। बात करते हैं कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही, जिनको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही क्या होती है? जैसे कि वर्तमान में हमारे प्रशासन को चलाने के लिए देखिए, नौकरशाही है कि एक पद होता है और एक दूसरे पद के अधीन दूसरा पद होता है। कैसे कि देखिए, एक कांस्टेबल और एक कांस्टेबल के ऊपर अन्य अधिकारी, फिर उनके ऊपर एक अधिकारी, यानी फिर पुलिस का सर्वेसर्वा, ये सारी चीजें नौकरशाही कहलाती है। इन नौकरशाही की जो स्थापना की थी वो की थी अल्लट या आलू रावल ने। बात करते हैं, अल्लट ने अपनी राजधानी आहट नगर को बनाया। किसको? आहट को राजधानी बनाया। और यहीं पर अल्लट ने एक जगत गांव में जगत अंबिका मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ के जगत गांव में, आहट में एक जगत गांव है और इस जगत गांव में जगत अंबिका मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? अल्लट या आलू रावल। अल्लट का जो विवाह हुआ था वो हूणों की एक राजकुमारी थी, हरिया देवी। हूणों की एक राजकुमारी हुआ करती थी, हरिया देवी। देखा जाए तो अल्लट वर्सेस हरिया देवी, अल्लट वर्सेस हरिया देवी। तो अल्लट का विवाह हुआ हरिया देवी से। और ये हरिया देवी कौन थी? हूणों की एक राजकुमारी हुआ करती थी। हूण विदेशी जाति है। यह विवाह जो था प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहलाता है। किसका? राजस्थान का। यह विवाह राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहलाता है। किसका? अल्लट का और हरिया देवी का। बात करते हैं राजा गोहिल, हमने पढ़े राजा गोहिल, और गोहिल के बाद में शासक आए अल्लट। ये अल्लट हुए। अल्लट के बाद में उनका जो पुत्र था जिसका नाम है छेम सिंह। छेम सिंह की एक ही उपलब्धि है, वो उपलब्धि है कि इसने रावण शाखा की शुरुआत की। यानी इसके बाद में जो शासक आएंगे वो अपने नाम के आगे रावल की उपाधि लगाएंगे। तो रावण शाखा जो है इसकी शुरुआत की थी छेम सिंह ने। छेम सिंह के दो पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था सामंत सिंह और दूसरे पुत्र का नाम था कुमार सिंह। छेम सिंह ने अपना उत्तराधिकारी सामंत सिंह को बनाया। छेम सिंह ने अपना उत्तराधिकारी सामंत सिंह को बनाया। लेकिन सामंत सिंह जब शासन कर रहे थे तो उन पर मालवा का एक शासक था मुंज। मालवा का एक शासक था मुंज, और मुंज ने अटैक कर दिया। इस अटैक में, आक्रमण में
सामंत सिंह मारे गए और शासन हो गया मुंज का। इसके बाद में सामंत सिंह के जो भाई थे जिनका नाम था कुमार सिंह ने सैन्य संगठन किया और चित्तौड़ जो मुंज के अधिकार में आ गई थी, चित्तौड़ जो मुंज के अधिकार में थी, उस चित्तौड़ को जीत लिया, मुंज से जीत लिया और शासक बन गए कौन? कुमार सिंह। और कुमार सिंह के बाद में आगे चलते हैं और शासक आते हैं कुमार सिंह के पुत्रों जिनका नाम है रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह और रावल जैत्र सिंह के टाइम पर क्या हुआ? रावल जैत्र सिंह, देखिए रावल जैत्र सिंह इनका शासन काल देखा जाए तो 1213 से 1263 ईस्वी। रावल जैत्र सिंह इनका शासन काल है 1213 से 1263 ईस्वी। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, ये इतिहासकार हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार रावल जैत्र सिंह के बारे में कहा गया है ये चित्तौड़ का प्रथम विजेता था। चित्तौड़ जैसा कि आप जानते हैं, चित्तौड़ को चित्रांगद मौर्य के द्वारा बसाया गया था। चित्रांगद मौर्य से जैत्र सिंह ने राजधानी बनाया। क्योंकि जैत्र सिंह ने इसको जीत लिया था, चित्तौड़ को जीत लिया। उसके बाद दशरथ शर्मा ने और भी कहा है कि मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल, मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल जो है राजा जैत्र सिंह के शासनकाल को कहते हैं। ये कथन है डॉक्टर दशरथ शर्मा के। उसके बाद में एक युद्ध होता है जो है भूताला का युद्ध होता है भूताला का युद्ध, और ये होता है 1226 ईस्वी में, 1226 ईस्वी में, और ये होता है इल्तुतमिश वर्सेस जैत्र सिंह। इल्तुतमिश जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम हुआ करता था मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था पृथ्वीराज पर। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था, लेकिन 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया और दिल्ली और अजमेर जो पृथ्वीराज के अधीन क्षेत्र थे वो मोहम्मद गौरी के अधीन हो गए। मोहम्मद गौरी अपना जो शासन है उस शासन को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सुपुर्द कर देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दामाद हुआ करता था जिसका नाम था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना उत्तराधिकारी आराम शाह को बनाया, लेकिन आराम शाह एक अयोग्य शासक था। आराम शाह एक अयोग्य शासक था, इसलिए जनता ने, वहां की प्रजा ने आराम शाह को हटाया और इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। इल्तुतमिश ने कई काम किए इतिहास में, एकता प्रथा चलाई, 40 वोट चलाया। वही इल्तुतमिश है जो भूताला का युद्ध होता है 1226 ईस्वी में। तो 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश वर्सेस जैत्र सिंह के मध्य ये युद्ध होता है। इसमें जैत्र सिंह जो है वो पराजित होते हैं, इल्तुतमिश विजय होते हैं और इल्तुतमिश जो है वो इनकी राजधानी में आग लगा देते हैं। इसके बाद ये जो है अपनी राजधानी छोड़ करके और तीसरी राजधानी बनती है चित्तौड़गढ़। यानी आगे चल के उनकी राजधानी क्षेत्र में आग लग जाती है और उसके बाद वो राजधानी परिवर्तित कर लेते हैं। तो जैत्र सिंह द्वारा बनाई गई राजधानी जो थी वो थी चित्तौड़गढ़। उसके बाद में जो शासक आते हैं उनका नाम है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह इनका शासनकाल है 1301 से 1303। 1301 वो समय है जब दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था और 1301 में अलाउद्दीन का चाचा जलालुद्दीन खिलजी इसने अटैक किया रणथंभौर पे। इस रणथंभौर पर विजय प्राप्त नहीं हुई तो जलालुद्दीन अपने दिल्ली वापस लौट रहा था तो एक व्यक्ति द्वारा पूछा गया कि तुमने इतनी मेहनत की, इतने दिन डेरा डाले, अब तुम इसे छोड़कर क्यों जा रहे हो? तो उसने जलालुद्दीन खिलजी ने एक जवाब दिया कि ऐसे द्रोहों को तो मैं मुसलमान की मूंछ के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो जलालुद्दीन खिलजी का ही दामाद और भतीजा हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने 1300
चित्तौड़ आक्रमण करता है। 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। चित्तौड़ से पहले रणथंभौर पे आक्रमण हुआ 1301 में। 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और वहां के शासक हुआ करते थे रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह वो शासक हैं जिनके बारे में कहते हैं कि इनका विवाह सिंगलदीप या श्रीलंका की एक राजकुमारी हुआ करती थी जिनका नाम था पद्मावती। सिंगलदीप श्रीलंका के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था गंधर्व सेन, और गंधर्व सेन की पुत्री थी जिसका नाम है पद्मावती या पद्मिनी। ये बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। एक हीरामन नाम का एक तोता होता है, हीरामन नाम का एक तोता होता है, और ये तोता जो है वो सिंगलदीप में उस राजकुमारी को खेलते हुए देख लेता है। उस पद्मिनी की सुंदरता से मोहित होकर के वो तोता जो है वो सारा वृत्तांत जाकर के चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह को सुनाता है। रावल रतन सिंह जो है वो इस वृत्तांत को सुन करके मोहित हो जाते हैं और आगे चल करके श्रीलंका जाकर के और उनसे यानी पद्मावती से विवाह कर लेते हैं। पद्मावती जब विवाह के उपरांत यानी विवाह के बाद जब चित्तौड़ वापस आती है राजा रावल रतन सिंह के साथ में, तो उनके साथ में गोरा और बादल नामक वीर युवक साथ में आते हैं। और ये गोरा बादल जो वीर व्यक्ति है वो 1303 के चित्तौड़ अभियान में यानी चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो इसमें वीर गति को प्राप्त हुई थी गोरा और बादल। तो एक ग्रंथ है पद्मावत, एक ग्रंथ है पद्मावत, और पद्मावत जो ग्रंथ है वो पद्मिनी और रावल रतन सिंह के वृत्तांत की कहानी है पूरी, और इसकी रचना 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। तो मेवाड़ रियासत आगे चलते हैं। रावल रतन सिंह, जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि रावल रतन सिंह 1301 में शासक बनते हैं और 1303 तक शासक के पद पर रहते हैं, क्योंकि 1303 में आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी आते हैं और चित्तौड़ पर आक्रमण करके रावल रतन सिंह मारे जाते हैं। तो देखिए रावल रतन सिंह बहुत ही इतिहास में प्रसिद्ध शासक हुए, क्योंकि इनका जो विवाह हुआ था वो सिंगलदीप की राजकुमारी पद्मिनी या पद्मावती से हुआ था, जिसका उल्लेख 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा निर्मित एक पुस्तक है पद्मावत, उसमें मिलता है। पद्मावत के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया है कि रावल रतन सिंह को पद्मावती या पद्मिनी के बारे में जो जानकारी है वो हीरामन तोता के माध्यम से मिलती है। हीरामन तोता जो है वो सुंदरता का बखान करता है कि रानी पद्मिनी सिंगलदीप की एक सुंदर राजकुमारी है, और इस कारण रावल रतन सिंह विवाह करने के लिए सिंगलदीप जाते हैं, और सिंगलदीप में कई वर्ष बिताने के बाद वो राजकुमारी से विवाह करते हैं, और विवाह के उपरांत गोरा बादल साथ में चित्तौड़ आते हैं लौट के। लेकिन ये दिन कुछ ज्यादा ही खुशी के नहीं रहे, क्योंकि 1303 में वो शासक बनते हैं और 2 साल बाद ही 1303 में 1301 में शासक बन गए, और 1303 में 1303 ईस्वी में ही एक बार क्या होता है कि चित्तौड़ में एक राघव चेतन नाम का एक तांत्रिक हुआ करता था। ये तांत्रिक नहीं, वैसे तो ये एक सेनापति के पद पे कार्य किया करता था, सेना में एक पद हुआ करता था, लेकिन रात को ये तांत्रिक का काम किया करता था। तांत्रिक यानी ओना टोना जो करते हैं, तो तांत्रिक का काम किया करता था। इसके बारे में जो जानकारी है वो रावल रतन सिंह को मिलती है। रावल रतन सिंह इनको दरबार में बुलाते हैं और बुरी तरह इनका अपमान करके इन्हें देश निकाला देते हैं। राघव चेतन जो है वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक प्लान करता है, और ये दिल्ली जाकर के अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी और चित्तौड़ दुर्ग के बारे में बताते हैं कि चित्तौड़ का जो दुर्ग है बहुत बड़ा एक लिविंग फोर्ट है और आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और वहाँ एक सुंदर राजकुमारी है या जो महारानी है वो आपके लायक है। तो ये बातें सुनकर के अलाउद्दीन खिलजी अटैक करते हैं चित्तौड़ पर। चित्तौड़ पे अटैक करते हैं, तो चित्तौड़ अभियान जो होता है वो 1303 ईस्वी में होता है।
1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण कर देते हैं और चित्तौड़ पर जब आक्रमण हो जाता है तो इसमें जो रावण रतन सिंह है वो केसरिया करते हैं और रानी पद्मिनी जो है वो जौहर करती है। केसरिया किया जाता है रावण रतन सिंह के नेतृत्व में, जबकि जौहर किया जाता है रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 जो रानियां हैं, 16,000 जो अन्य महिलाएं हैं वो रानी पद्मिनी के साथ में जौहर करती हैं और ये राजस्थान में चित्तौड़ का प्रथम शाखा, राजस्थान में चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहलाता है। प्रथम शाखा क्यों? क्योंकि चित्तौड़ का अगर बात करें इससे पहले 1301 में रणथंभौर में शाखा हुआ है तो वो प्रथम शाखा है, लेकिन चित्तौड़ के शाखा की बात करें तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा है कौन सा? 1303 का जो रावण रतन सिंह और पद्मिनी का शाखा है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र, अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का किलेदार या शासक बना दिया। कब? 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को वहां का किलेदार या शासक नियुक्त कर दिया और चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद रख दिया। क्या रख दिया? खिजराबाद। अब बात करते हैं, खिजराबाद रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या काम किया? वहां पर जो एक अष्टधातु का एक दरवाजा हुआ करता था, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अष्टधातु का एक दरवाजा हुआ करता था, उस दरवाजे को वहां से उखाड़ करके अलाउद्दीन खिलजी कहां ले आया? दिल्ली ले आया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली ले आया। उसके बाद में शाहजहां, मुगल शासक होते हैं शाहजहां, तो शाहजहां है उन्होंने एक लाल किला बनवाया, दिल्ली में लाल किला बनवाया और उस लाल किले पर उस अष्टधातु के दरवाजे को लगवा दिया। उसके बाद में भरतपुर के आन शान महाराजा सूरजमल का एक वंशज हुआ करता था, यानी उत्तराधिकारी, जिनका नाम था जवाहर सिंह। महाराजा सूरजमल का एक उत्तराधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था जवाहर सिंह। वो जवाहर सिंह जो है वो दिल्ली के लाल किले से इस अष्टधातु दरवाजे को जीत करके लाते हैं और भरतपुर के किले में इस अष्टधातु दरवाजे को लगा देते हैं और वर्तमान में यह जो अष्टधातु दरवाजा है भरतपुर के मुख्य प्रवेश द्वार, भरतपुर दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगा हुआ है। एक बात और हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जब जीता, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जब जीता तो जीत करके कत्लेआम का आदेश दे दिया। कत्लेआम का आदेश दे दिया जिसमें करीब 30,000, कत्लेआम में करीब 30,000 लोग मारे गए। ये अलाउद्दीन खिलजी की बहुत बड़ी षड्यंत्र नीति रही। दुर्ग को जीता, जीत करके अपने पुत्र खिज्र खां को वहां का किलेदार नियुक्त कर दिया और पूरे चित्तौड़ नगर में कत्लेआम का आदेश दे दिया और वहां पर करीब 30,000 जो लोग थे वो मारे गए। उसके बाद में ये क्या होता है, जो सूरजमल का जो उत्तराधिकारी है जवाहर सिंह, ये इस दुर्ग को, यानी जो गेट है अष्टधातु का दरवाजा है, उसको जीत करके भरतपुर के किले पर लगवा देते हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं जो किलेदार थे कौन? खिज्र खां। अलाउद्दीन खिलजी ने जो किलेदार को नियुक्त किया था खिज्र खां, तो खिज्र खां ने क्या हुआ? खिज्र खां कुछ समय बाद कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली चले जाते हैं और अलाउद्दीन जो है वो जालौर पर आक्रमण करता है और जालौर पर आक्रमण करता है और वहां के शासक को अपना बंदी बना लेता है और उस शासक का नाम था मालदेव सोनगरा। इस मालदेव सोनगरा के निवेदन करने पर इसे वहां का शासक या किलेदार नियुक्त कर देते हैं। कौन? खिज्र खां जो है दिल्ली चला गया, इधर अलाउद्दीन ने जालौर को जीत लिया। जालौर का व्यक्ति हुआ करता था मालदेव सोनगरा, जो इतिहास में उसकी बड़ी बड़ी मूछें हुआ करती थी, तो इस कारण वो इतिहास में मूछाला शासक के नाम से जाना जाता है, मालदेव सोनगरा। तो मालदेव सोनगरा खिज्र खां के द्वारा किलेदार या शासक नियुक्त कर दिया जाता है चित्तौड़ का और आजीवन जब तक वो मरता है उसकी मृत्यु पर्यंत, यानी मृत्यु
तक, अपनी मृत्यु तक वो वहां का शासक बना। मालदेव सोनगढ़ा का एक पुत्र हुआ करता है, उसका नाम है बनवीर सोनगढ़ा। मालदेव सोनगढ़ा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बनवीर सोनगढ़ा वहां का शासक बना। बनवीर सोनगढ़ा वहां का शासक बना। अब बनवीर सोनगढ़ा ने क्या किया, जो गोयल शासक थे, गोयल शासक अपनी जान बचा करके वो पहुंच जाते हैं एक सिसोदा गांव में। जो गोयल शासक थे जिनका नाम था हरि सिंह, और हरि सिंह पहुंच गए, तो गोयल शासक हरि सिंह जो है वो कहां पहुंच गए, सिसोदा गांव में पहुंच गए। सिसोदा गांव में उन्होंने अपना बास बनाया, अपनी सेना एकत्रित की और अपनी एक नई शाखा चलाई, जो सिसोदा, जो सिसोदा से सिसोदिया शाखा निकल के आती है, वो शाखा यहाँ से शुरुआत होती है। तो हरि सिंह के बाद में उनके पुत्र आते हैं, उनका नाम है हम्मीर। हम्मीर बहुत ही योग्य और कुशल शासक थे। हम्मीर ने इस सिसोदा गांव से अपनी एक नई शाखा प्रारंभ की, जो इतिहास में सिसोदा या सिसोदिया शाखा, जो इतिहास में सिसोदिया शाखा के नाम से जानी जाती है। अब क्या होता है, हम्मीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और चित्तौड़ के जो शासक थे जिनका नाम था बनवीर सोनगढ़ा, उन बनवीर सोनगढ़ा को पराजित किया और पराजित करके हम्मीर ने चित्तौड़ पे भी अपना अधिकार जमा लिया। तो सिसोदा गांव से अब सत्ता कहाँ आ गई, अब आ गई चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़ पर अब जो गोयल थे, गोयल अब सिसोदिया के नाम से जाने गए। अब आगे चल करके जो शाखा चलेगी वो आएगी सिसोदिया शाखा। तो सिसोदिया शाखा की शुरुआत जो है वो सिसोदा गांव से होती है और राणा हम्मीर के द्वारा सिसोदिया शाखा की नींव रखी जाती है। तो मित्रों, ये हमारी आज की वीडियो के माध्यम से हमने आपको रावण रतन सिंह, जैत्र सिंह और हम्मीर तक का इतिहास हमने आपको कराया। आशा है कि आपको इतिहास के बारे में जो जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुई। आप हमारे संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।